भारत की विदेश नीति के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं राजीव गांधी की विदेश नीति का। राजीव गांधी युवा थे, ही वॉज हैंडसम आल्सो, है ना। भारत के सबसे युवा और सबसे खूबसूरत प्रधानमंत्रियों में उनकी गिनती होती है। जितने वो हैंडसम थे, कहते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उसके फेस से रिफ्लेक्ट होता है ना। कहते हैं चेहरा विचारों का दर्पण है। तो जाहिर है वो हैंडसम थे, इट मीन्स कि अंदर से भी वो उतने ही सुंदर थे। चले हम बात करते हैं, क्योंकि विदेश नीति बहुत क्रूर होती है और इसमें राजनय और डिप्लोमेसी का पालन करना होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। जनता ने बहुत ही बहुमत से उन्हें जिताया और आफ्टर ऑल शुरू से ही उनका भारत की विदेश नीति पर उनका जो दृष्टिकोण था वो पूरी तरह से स्पष्ट था। आप देखें कि उन्होंने अपनी विदेश नीति जो खास करके 4D पर आधारित थी, दे वर द फंडामेंटल एलिमेंट्स जिन पर वो उनका खास फोकस था। इसमें पहला जो है डिसआर्मामेंट। उनका मानना था कि दुनिया में निशस्त्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा हथियार हैं वो युद्ध की ओर प्रेरित करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डिसआर्मामेंट होना चाहिए। दुनिया में होने वाली बहुत सारी जो निशस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट को लेकर जो संधियां हुई, सम्मेलन हुए, राजीव गांधी ने दुनिया के विविध प्लेटफॉर्म पर जाकर इसका विरोध किया, खासकर परमाणु बम का विरोध किया। वास्तव में अगर हम लोग विचार करें तो मनुष्य ने कितनी भी प्रगति कर ली हो, यहाँ हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़े राइटर हैं जो ये लिखते हैं कि मनुष्य ने इतनी प्रगति की है कि आसमान में चिड़ियों की तरह उड़ता है, समुद्र की गहराई में मछलियों की तरह तैरता है। लेकिन अफसोस कि मनुष्य ने ऐसे घातक हथियार बना लिए हैं कि वो क्षण में इस पृथ्वी को एक बार नहीं 48 बार नष्ट कर सकता। इतने ज़्यादा विध्वंसक हथियार मनुष्य ने जुटा लिए। तो राजीव गांधी का जो मेन फोकस था कि दुनिया में निशस्त्रीकरण होना चाहिए, वो अधिक शस्त्रीकरण के विरोधी थे। निशस्त्रीकरण मीन्स उतने शस्त्र तो हमें रखने हैं आत्मरक्षा के लिए, लेकिन अधिक शस्त्रीकरण नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा परमाणु बम जैसे घातक हथियार तो कदापि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डीकोलोनाइजेशन, उनका इस बात पर बल था कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो बहुत सारे राष्ट्र आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अभी भी अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं जिनको पश्चिमी विकसित राष्ट्रों ने अपना उपनिवेश बना रखा है। तो वो चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द आज़ादी दी जाए, यानी डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए, उपनिवेशीकरण पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। ये इनकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। उनका मेन फोकस जो है डेवलपमेंट था, इसलिए वो चाहते थे कि दुनिया के तमाम देश जो है युद्ध और शस्त्रीकरण को त्याग कर विकास पर बल दें, डेवलपमेंट पर फोकस करें। क्योंकि दो ही, या तो विकास या विनाश। अगर हम विनाश की ओर बढ़ेंगे तो जाहिर है विकास नहीं होगा। तो उनका फोकस था कि न केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया जो है वो विकास पर फोकस करे। नेक्स्ट, डिप्लोमेसी ऑफ पीस। इसके लिए उन्होंने दुनिया के तमाम देशों की यात्रा की और ये मैसेज डिलीवर किया कि आफ्टर ऑल हमें दुनिया को शांतिमय बनाना है, क्योंकि इसी से सारे रास्ते डेवलपमेंट के निकलते हैं। तो इस तरह से 4D हम याद रखेंगे, इससे एग्जाम में लिखने में भी हमें आसानी रहेगी कि 4D जो है दैट दीज वर द मेन पिलर्स ऑफ हिज डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी। अब उनकी विदेश नीति की कुछ प्रमुख या आधारभूत विशेषताएं और भी हैं। तो इसमें हम आप देखते हैं, जैसा अभी मैंने बोला कि निशस्त्रीकरण और परमाणु बम का उन्होंने विरोध किया। हम सबको याद है कि जिस तरह अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से अटैक किया था, तो
तो दो बहुत ही सुंदर प्यारे से शहर हिरोशिमा और नागासाकी, है ना, दो परमाणु बमों से नष्ट हो गए थे। और आज इतने डिकेड के बाद, इतने दशक के बाद, आज भी बच्चे वहाँ विकलांग पैदा होते हैं। तो जाहिर है परमाणु बम और उसका जो नाभिकीय प्रभाव है वो केवल उस समय तक नहीं रहता है बल्कि सदियों तक बना रहता है। तो इसलिए वो इस परमाणु टेक्नोलॉजी के बहुत विरोधी थे। आज तो हम इतनी ज़्यादा खराब स्थिति में हैं कि हमारे पास केवल परमाणु बम ही नहीं है, हाइड्रोजन बम भी है और न्यूट्रॉन बम भी है। यानी इतने विध्वंसक बम हैं। हाइड्रोजन बम माने सूरज जैसी फ्यूजन की ताकत। सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और वहाँ आप देखें किस तरह हीलियम हाइड्रोजन में बदलता रहता है और उससे जो प्रकाश प्रस्फुटित होता है वो हमारी केवल पृथ्वी नहीं बल्कि 9 ग्रहों को भी प्रकाशमान रखता है। तो हाइड्रोजन बम बहुत बहुत डेंजरस हैं। ये तो मान के चलो बच्चा है परमाणु बम उसके सामने। और परमाणु बम में भी बहुत विध्वंसक बम हमने तैयार कर लिया है। केवल अमेरिका के पास इतने परमाणु बमों का जखीरा है, जबकि रूस के पास उससे ज्यादा है कि दुनिया को एक बार नहीं 48 बार नष्ट किया जा सकता पूरी तरह से, कि इंसान नामक जीव दिखाई नहीं देगा, पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाए। तो जाहिर है ही वॉज ए इनोसेंट पर्सन, तो इसलिए उनका इस पर बल था कि परमाणु बम आखिरकार जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो राजनीति विदेश नीति कहाँ चलेगी। तो इसलिए उनका बहुत बल था कि परमाणु बम जो है, परमाणु बम रहित दुनिया होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखें राष्ट्रमंडल को लेकर के उनका बल था कि इस संगठन के साथ, जैसा पंडित नेहरू, इंदिरा जी ने भी, कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें पता है, राष्ट्रमंडल उन देशों का एक संगठन है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, है ना। लेकिन राजीव गांधी इसलिए इसमें बने रहना चाहते थे, जैसा नेहरू का भी वही दृष्टिकोण था कि आफ्टर ऑल हमें 100 राष्ट्रों के आसपास एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है और उनके साथ हम आर्थिक सामरिक तमाम तरह के लेन देन कर सकते हैं। तो इसलिए वो राष्ट्रमंडल में उन्होंने समय समय जो मीटिंग्स हुई उनमें प्रतिभागिता की और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्लेटफॉर्म में जो 40वीं वर्षगांठ बनी उसमें 1985 में उन्होंने भाग लिया और उनका मेन जो फोकस था वो 3 बातों पर ही था। उन्होंने लेक्चर निशस्त्रीकरण पर दिया, अफ्रीका में जो देश अभी भी गुलाम थे, नामीबिया वगैरह, उनकी आज़ादी पर उन्होंने जो है और इसका विरोध भी किया, और साथ ही साथ उन्होंने विकास पर भी अपना लेक्चर दिया। तो 3 बातों पर उनका मेन फोकस रहा और इस पर उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को भविष्य में ना होने वाले युद्धों को लेकर चेताया कि भविष्य में युद्ध नहीं होना चाहिए। विदेश नीति के अंतर्गत उन्होंने भारत जापान संबंधों पर बहुत बल दिया। बाकायदे 28 नवंबर 1985 को उन्होंने जापान की यात्रा की और वहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनसे मिल करके उन्होंने 30 अरब रुपए, 30 अरब येन, जो कि करीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास होता है, इतना ऋण जो है जापान ने हमारे लिए दिया। वो खास करके हमको दिया गया कि जो आसाम हमारा स्टेट है वहाँ पर जो सोलर एनर्जी के द्वारा हम विद्युत का निर्माण करें, इसके लिए ये सहायता राशि जापान ने हमको प्रदान की। ठीक है, इसके अलावा और अन्य सामरिक और आर्थिक जो है समझौतों पर भी यहाँ पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट आप देखें पड़ोसी देशों के प्रति राजीव गांधी की दृष्टि बहुत ही क्लियर थी। वो अतीत की तमाम गलतियों और स्मृतियों को पूरी तरह से भुला देना चाहते थे। उन्होंने, यहाँ मैंने चीन नहीं लिखा है, बाकायदे चीन में खुद वो गए। फिर इसके बाद चीन के प्रधानमंत्री भारत आए और दोनों ने आपस में मिलकर सीमा विवाद इन सब को सुलझाने के साथ आपस में आपसी व्यापार वगैरह किस तरह से हम बढ़ाएं इस पर फोकस किया। जैसा मैंने एक पॉइंट अभी आपको लास्ट में लिखाया है कि वो ज़्यादातर चीज़ों को जो खासकर इस तरह की थी कि जिनसे लड़ाई वगैरह आगे बढ़ सकती है उनको टालना चाहते थे और जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उन पे उनका फोकस रहता है।
पाकिस्तान वो स्वयं गए और बाद में आप देखें उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जो कि सैन्य प्रमुख पहले थे जियाउल हक, उनको भारत बुलाया, उन्होंने भारत आए। इसके बाद दोनों में मधुर संबंध स्थापित हुए। क्योंकि याद रखें कि जब हम किसी देश के साथ बहुत तनातनी रखते हैं तो उसका खामियाजा हमारे सैनिकों को भुगतना होता है। बॉर्डर पर कौन मारा जाता है? सैनिक मारे जाते हैं, है ना, और नेता लोग एसी में बैठे हुए आराम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने पाक को विजिट किया और कहा कि भाई हम लोग बहुत सारे इशूज हैं, इनमें मिल बैठ कर के बात करेंगे और जाहिर है युद्ध वगैरह के बारे में हम विचार नहीं करेंगे, इसको पूरी तरह टालेंगे। बांग्लादेश जनरल इरशाद वो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे और जनरल इरशाद को उन्होंने इंडिया बुलाया। वो स्वयं जो है बांग्लादेश गए और गंगा में जो जल का बंटवारा है, यू नो दैट गंगा जब निकलती है और ब्रह्मपुत्र वगैरह, तो इनका रास्ता जो है ये बाद में जाकर बांग्लादेश पहुंचते हैं। तो बांग्लादेश का ये आग्रह था कि जो है पानी का हिस्सा बहुत कुछ भारत अपने डैम्स में यूज कर लेता है और हमारे बांग्लादेश तक पानी बहुत कम पहुंचता है। तो उस पर आप देखिए गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर के समझौता हुआ और बहुत ही फरक्का बांध एक्सेट्रा इनको लेकर के बहुत शांतिपूर्ण माहौल में समझौते हुए। श्रीलंका, इसमें बाकायदे जो तमिल और खास करके सिंगल विवाद है, वो श्रीलंका में तमिल वो आबादी है जो भारत से जाकर शिफ्ट हुई है और सिंगल वहाँ के मूल निवासी है, सिंगली। तो इन दोनों में वहाँ गृह युद्ध की नौबत थी। तो ऐसे में जो हमारे राजीव गांधी जी ने यहाँ शांति सेना भेजी। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जयवर्धने थे, उनके साथ उन्होंने पीसफुल मीटिंग्स की और शांति सेना भेजी। और यही शांति सेना भेजने वाला जो उनका निर्णय था बाद में उनकी हत्या का कारण बना। स्टार्टिंग फेज में राजीव गांधी के तमिल के साथ अच्छे, तमिल ईलम जो कि एक संगठन था उसके साथ, उनका जो नेता प्रभाकरन था उसके साथ अच्छे संबंध थे। लेकिन जब उन्होंने शांति सेना भेज दी तो जाहिर है शांति सेना ने, सेना तो सेना होती है, वो ज़्यादातर हथियारों से काम लेती है। तो उसमें बहुत सारे जो लिट्ठे, जिन्हें हम आतंकवादी कहें या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करें, क्योंकि वो अपने राइट के लिए लड़ रहे थे। याद रखना कि दुनिया में पहली बार जो मानव बम का प्रयोग लिट्ठे आतंकवादियों ने किया। किसने? कि अपने शरीर में ही बम लगाकर खुद को उड़ा देना और दूसरे को उड़ा देना। आपको पता है राजीव गांधी की हत्या किस तरह से हुई थी? कि यही लिट्ठे आतंकवादियों ने, जो महिलाएं थी, उन्होंने बाकायदे अपने शरीर में बम बांधा रखा था, गुलदस्ता लेकर उनको भेंट किया, साथ में स्विच ऑन कर दिया वो भी। और इसके अलावा आप देखते हैं कि राजीव गांधी को भी चीथड़े हो गए आई थिंक, और उनके जूते से पहचाना गया, कुछ हिस्सा जूते के साथ लगा रहा कि दैट वाज द वेरी डेंजरस डेथ थी। तो यहाँ याद रखेंगे हम कि श्रीलंका में जो शांति सेना भेजी गई थी, अब चूंकि याद रखना वो युवा थे, इसके पहले पायलट थे, तो डिप्लोमेसी और गंदी कूटनीति के बारे में उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो यहाँ जयवर्धने जो है वो पुराना और चालाक लीडर था, उसने आफ्टर ऑल इस तरह से मोड़ दिया डिप्लोमेसी में कि इन्हें शांति सेना वहाँ पर भेजनी पड़ी। और शांति सेना, हमारी सेना का भी बहुत लॉस हुआ, चूँकि जाफना जो एरिया है श्रीलंका का, वहाँ पर हमारी सेना को लड़ने का अभ्यास नहीं था। और जब आप नए एरिए में सेना पहुँचती है जहाँ वो पहले ना गई हो, तो दुश्मन कहाँ छिपा है ना, कैसे उस पर अटैक करना है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो इसकी वजह से हमें सैनिक लॉस भी हुआ। चले, फिलहाल श्रीलंका के साथ उन्होंने प्रयास किया, एक तरह का एक बलिदान दिया, बाद में खुद उनका बलिदान हो गया। तो इसको लेकर के भी उन्होंने अब ये भी प्रयास किया कि श्रीलंका चीन से ना मिले, है ना, उससे अलग रहे, इसके लिए भी प्रयास किए। नेपाल के साथ अनेक परियोजनाओं में उन्होंने सहयोग प्रदान किया और ये पूरा प्रयास किया कि नेपाल जो है वो चीन के साथ अपना ज़्यादा झुकाव ना ले। अब रहा निर्गुट आंदोलन। निर्गुट आंदोलन यानी गुट निरपेक्षता वाला जो आंदोलन था, इसको भी उन्होंने ऊर्जा प्रदान की। जहाँ जहाँ निर्गुट आंदोलन हुए उनके समय में उन्होंने प्रतिभागिता की और बाकायदे निर्गुट जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र हैं उनके हितों की बात की। मैं आपको ये भी बता दूं कि खासकर ये बहुत इंटरनल बात है
कि इसी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया और राजीव गांधी उस समय सत्ता में नहीं थे, चंद्रशेखर उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विरोध किया कि एक इराक जो कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र है और एक महाशक्ति अमेरिका उसके ऊपर हवाई हमला कर रही है, और वो हवाई जहाज जो है मुंबई से पेट्रोल लेते थे, ईंधन लेते थे। उन्होंने इसका पुरजोर संसद में विरोध किया कि हम एक निर्गुट राष्ट्र को पिटते हुए नहीं देख सकते और हमारे जो है संसाधनों का प्रयोग अमेरिका नहीं करेगा। मुझे याद है उस समय मैंने फ्रंटलाइन मैगजीन में पढ़ा था कि कहीं न कहीं राजीव गांधी की हत्या में अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और लिट्ठे वो संगठन था जिसके कंधे पे बंदूक रखकर दागी गई थी। तो CIA का पूरा हाथ था, है ना। इस बारे में मुझे याद है यासर अराफात ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को चेताया था कि राजीव गांधी जिस तरह भीड़ में चुनाव होने वाला था, तो भीड़ में जिस तरह घुस रहे थे और आम लोगों से मिल रहे थे, तो चेताया था कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए और आम लोगों से ज़्यादा ना मिलने दिया जाए। लेकिन आफ्टर ऑल उनकी सुरक्षा में कोताही बरती गई, जिसका दुष्परिणाम ये आया कि आफ्टर ऑल उनकी हत्या हो गई। ठीक है भाई, तो निर्गुट आंदोलन इसी से समझा जा सकता है कि वो सत्ता में भी नहीं थे, तब भी उन्होंने एक निर्गुट राष्ट्र को गलत तरीके से एक महाशक्ति उस पर अटैक कर रही थी, उसकी संप्रभुता को समाप्त कर रही थी, तो उसका उन्होंने विरोध किया। सार्क जो संगठन है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो सार्क नामक संगठन को 1985 में राजीव गांधी ने ही जन्म दिया। उनका मानना था कि दक्षिण एशिया के तमाम राष्ट्र, इनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन इन संसाधनों का ये मिलजुल करके प्रयोग नहीं कर रहे हैं और आफ्टर ऑल हम दूसरी महाशक्तियों पर डिपेंड है। तो उनका मानना था कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के नेपाल, बर्मा, भूटान, ये सब लोग मिल करके आपस में आदान प्रदान करें वस्तुओं का, जिससे इनका डेवलपमेंट हो। तो सार्क को जन्म देने में राजीव गांधी की प्रभावी भूमिका थी। महाशक्तियों के साथ इनके संबंध अच्छे थे। बाकायदे 1985 में ही इन्होंने लंदन विजिट किया। मार्गरेट थ्रेचर जो इनकी मम्मी इंदिरा जी की फ्रेंड थी, क्लास फेलो भी थी, उन्होंने डेकोरम को तोड़ते हुए बाकायदे हवाई अड्डे में राजीव गांधी को रिसीव किया। मार्गरेट थ्रेचर बहुत ही वो लोहे महिला कही जाती हैं, जिस तरह इंदिरा जी को लोहे महिला, आयरन लेडी इंडिया का कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति की जो है मालकिन थी। तो इन दैट केस आप देखें कि ब्रिटेन से हमारे बहुत अच्छे संबंध स्थापित हुए। अमेरिका में इस समय राष्ट्रपति रीगन था। राष्ट्रपति रीगन ने कई मामलों में भारत का साथ देने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने उसी समय मॉस्को विजिट किया। सीधे वो उस समय थे अमेरिका में और न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र संघ को एड्रेस किया। और उसके बाद जब राष्ट्रपति रीगन ने अपनी हठधर्मता दिखाई, तारापुर जो आपका रिएक्टर है उसमें सहायता देने के लिए यूरेनियम वगैरह इसको देने से मना किया, और खासकर अफगानिस्तान इशू उस पर सही रुख नहीं दिखाया, और पाकिस्तान को जो एक तरफा हथियारों से अमेरिका मदद दे रहा था, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। राष्ट्रपति रीगन इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने डिप्लोमेसी के तहत तुरंत दूसरी महाशक्ति रूस को विजिट किया और मॉस्को में वहां रूस के राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया। यानी अमेरिका को ये मैसेज देना था कि आफ्टर ऑल अगर आप हम पर ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर है हम सोवियत संघ की तरफ अपना झुकाव बढ़ा देंगे। तो इस तरह आप देखें रूस के साथ बहुत मधुर संबंध रहे। तो इनकी जो विदेश नीति थी राजीव गांधी की, वो बहुत बैलेंस थी, डेवलपमेंट पर बेस्ड थी। मैंने जैसा कि आपको पॉइंट एक दिया है कि भारत में आज मोदी जी जिस संचार क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके जन्मदाता राजीव गांधी थे। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले और खासकर जो गरीबी दरिद्रता है, विकासशील देश है, तो आधारभूत संरचना में परिवर्तन आए।
गरीबों को उनका हक मिले। डेवलपमेंट या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग इस तरह से किया जाए कि गरीबी और बेरोजगारी, ये जो मूलभूत देश की समस्याएं हैं वो दूर हो, है ना। उन्हें गंदी राजनीति कूटनीति करना आता नहीं था। साफ सुथरे